सभी को नमस्कार। मैं पुनः फिर से आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं अपने अलंकार ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ा यूट्यूब चैनल से आपको सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत अलग अलग प्रकार के, जैसे हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का और यहाँ तक कि टीचिंग एप्टीट्यूड का भी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं जिसमें हम लोग शिक्षण अभिरुचि के बारे में चर्चा किए थे और इसके बाद हम लोग शिक्षण पे चर्चा कर रहे थे। जो लोग आज वीडियो में नए हैं वो पहले के वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेंगे ताकि उन्हें आगे के वीडियो को समझने में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जो भी अभ्यर्थी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ अगर आप एस टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट फर्स्ट पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, साथ ही अगर आप एजुकेशन से नेट देना चाहते हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पूरा शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, स्वरूप, महत्व, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी शिक्षक के लिए सबसे कठिनाई का जो क्षण होता है वो ये होता है अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। जैसा कि आप सबको पता है और हमने बताया भी है मैंने कि जो शिक्षण होता है वो क्या है, एक प्रकार का प्रक्रिया है। यानी टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का और क्रियात्मक पक्ष का, उसका हम क्या करते हैं, विस्तार करते हैं और इसके साथ साथ उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब बात हो रही है शिक्षण अवस्था की। तो शिक्षण अवस्था की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो शिक्षण प्रक्रिया होता है वो 3 अवस्थाओं में क्या होता है, पूरा होता है। अब हम सीधे जो है फेज ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की अवस्थाओं पर आते हैं और एक एक चीज करके हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका फेज ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की अवस्थाएं। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ेंगे भाई क्या, शिक्षण की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में। शिक्षण अवस्था। अगर हम शिक्षण अवस्था की बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया इन अवस्थाओं पर ही निर्भर होता है और इन अवस्थाओं के द्वारा ही हम संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। पहले अगर देखा जाए तो पहली अवस्था यानी शिक्षण का जो सबसे पहला अवस्था होता है उसको हम लोग कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पहला जो होता है वो है आपका क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम दूसरे की बात करें तो इसे कहा जाता है आपका मूर्त, या इसे कहा जाता है आपका मूर्त या अंतः क्रियात्मक अवस्था। और जो तीसरा होता है, यानी अगर पहले की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरे की बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक या अंतः क्रियात्मक अवस्था। अब तीसरे की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है आपका उत्तर क्रियात्मक अवस्था। यानी 3 अवस्थाएं होती हैं और इन 3 अवस्थाओं में 3 फेज में ही हम पूरे टीचिंग को क्या करते हैं, पूरे शिक्षण प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। पहला जो है
वह है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्री एक्टिव स्टेज। क्या कहते हैं हम लोग इसको? प्री एक्टिव स्टेज कहते हैं। दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं मूर्त या अंतःक्रियात्मक अवस्था। मूर्त या अंतःक्रियात्मक अवस्था को इंग्लिश में कहा जाता है आपका इन एक्टिव आपका स्टेज। अब तीसरा जो है उसको कहा जाता है आपका उत्तर क्रियात्मक अवस्था। उत्तर क्रियात्मक अवस्था को हम इंग्लिश में कहते हैं आपका प्रो एक्टिव स्टेज। तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी एक ऐसी अवस्था शिक्षण को प्रारंभ करने से पहले की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री एक्टिव स्टेज। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग क्या, मूर्त या अंतःक्रियात्मक अवस्था। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के द्वारा जितनी भी प्रक्रियाएं एक कक्षा के अंदर संपन्न की जाती हैं, इन क्लासरूम एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं अकॉर्डिंग टू टीचर, वो सारे प्रोसेस जो होते हैं वो सभी प्रोसेस आपके इन एक्टिव स्टेज का पार्ट होता है। अब बात करते हैं प्रोएक्टिव स्टेज की। प्रोएक्टिव स्टेज वो स्टेज है जब टीचिंग प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरांत जब शिक्षक क्या करता है, छात्र से फीडबैक लेता है। जब फीडबैक लेता है तो वह प्रोसेस आपका कहलाता है प्रोएक्टिव स्टेज। सीटेट की परीक्षा में अक्सर जो है इन अवस्थाओं से जो है प्रश्न पूछता रहता है। कुछ चीजें दे देता है और पूछता है कि यह शिक्षण की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि हमने आपको पहला स्टेज बताया था, ऑप्शन ए की बात करें तो ए को हमने बताया था भाई, क्या कहते हैं इसको हम लोग, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आपका, इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं प्री एक्टिव स्टेज। ठीक, अब यहां पे शिक्षण को प्रारंभ करने की जो पहली अवस्था होती है, शिक्षण से पूर्व जो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका, इसमें सबसे पहले आपका आता है क्या भाई, तो नियोजन आता है। क्या आता है, नियोजन। नियोजन के अंतर्गत ही इसको हम लोग योजना भी कहते हैं, और योजना के अंतर्गत इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका, यह है आपका प्लानिंग। यानी सबसे पहले आपका क्या आता है, नियोजन आता है, अर्थात प्लानिंग आता है। तो प्लानिंग में क्या किया जाता है, शिक्षण से पूर्व हम किन चीजों का प्लानिंग करते हैं, तो हम दो चीजों का प्लानिंग करते हैं। पहले तो हम प्लानिंग करते हैं किसका, हम लेसन प्लानिंग करते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग प्लानिंग करते हैं। हम दो तरह की प्लानिंग करते हैं, पहले तो हम लेसन प्लानिंग करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग प्लानिंग करते हैं। तो लेसन प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है, जो भी पाठ्य वस्तु या जिस विषय का जो पाठ हमें छात्र को पढ़ाना है, हम उस पाठ का एक लेसन प्लानिंग करते हैं। लेसन प्लानिंग करते वक्त हम दो तरह के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। यानी जब हम लोग क्या करते हैं, जब एक शिक्षक पाठ्य योजना
जब पाठ्य योजना तैयार किया जाता है तो उस समय दो तरह के उद्देश्य शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है। एक है आपका सामान्य उद्देश्य, दूसरा है आपका विशिष्ट उद्देश्य। यानी एक शिक्षक क्या करता है, लेसन प्लान बनाते वक्त दो तरह के उद्देश्यों का निर्माण करता है। एक सामान्य उद्देश्य निर्मित करता है और दूसरा क्या करता है, विशिष्ट उद्देश्य निर्मित करता है। तो ये क्या है, ये तो है लेसन प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव। अगर हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो अगर हम शिक्षण योजना की बात करें तो शिक्षण योजना के अंतर्गत भी क्या आता है, उद्देश्य आता है। और इसके अंतर्गत जिन उद्देश्यों को शामिल किया जाता है उसमें क्या होता है, छात्र का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास। कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई शिक्षण के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक मूल चीज को आप याद रखिए, टीचिंग के तीन मूल मेन ऑब्जेक्टिव तीन ही है। क्या, छात्र का ज्ञानात्मक विकास करना, उसका भावात्मक विकास करना और उसका क्रियात्मक विकास करना। ये टीचिंग के मेन ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाई लेसन प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लेसन प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या, पाठ्य योजना होता है। और इसमें सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपके जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको हम लोग सामान्य उद्देश्य कहते हैं, और दूसरा होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। अब यहां तक की बातें तो हो गई, चलिए अब आगे चलते हैं और आगे की चीजों को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हमने बताया कि शिक्षण अवस्था के अंतर्गत क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है वो आपके नियोजन को यानी प्लानिंग को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता। ठीक, नियोजन के बाद पहले मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है, हम बात कर रहे थे किसका, आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सबसे पहले आपका आता है क्या, नियोजन आता है। ठीक, उसके बाद क्या आता है आपका, कौशल आता है। ठीक, और फिर क्या आता है आपका, उद्देश्य आता है। यानी ये तीनों ही पार्ट जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। एक तो आपका नियोजन, ठीक, दूसरा आपका कौशल, तीसरा आपका उद्देश्य। ये सब जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग बात करते हैं आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। ठीक, तो हम आपको अंतःक्रियात्मक अवस्था बता रहे हैं। अंतः क्रियात्मक अवस्था। अंतःक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत क्या कौन कौन सी चीजों को रखा जाता है, तो सबसे पहले तो आता है आपका शिक्षण प्रस्तुतिकरण। इसके बाद जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदर्शन कहते हैं। दूसरा चीज जो आता है वो आता है आपका क्या, शिक्षण विधि। इसके बाद आता है आपका क्या, शिक्षण प्रविधि। और एक चीज और इसमें आता है, उसको हम लोग कहते हैं शिक्षण
सहायक सामग्री। जो नेट वाले स्टूडेंट हैं वो खास तौर से इस चीज को क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो हमने आपको बताया अंतः क्रियात्मक अवस्था की हम बात कर रहे हैं, इन एक्टिव स्टेज की बात कर रहे हैं। तो इन एक्टिव स्टेज में सबसे पहले आता है आपका क्या, शिक्षण प्रस्तुतिकरण। इसके बाद आता है आपका शिक्षण विधि, फिर आता है आपका क्या, शिक्षण प्रविधि, और उसके बाद आता है आपका क्या, शिक्षण सहायक सामग्री। यानी जो भी हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं वो। पहले शिक्षण प्रस्तुतिकरण की बात कर लें। जब कोई शिक्षक अपने कक्षा में जाता है, अपने क्लासरूम में जाता है, तो अपने विषय का सबसे पहले क्या करता है, प्रदर्शन करता है। यानी वह छात्रों के समक्ष क्या करता है, अपने पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करता है। ठीक, तो पहला तो हो गया प्रस्तुतिकरण। उसके बाद है विधि। अब क्या करता है कि वह अलग विधि यानी किसी विधि के अनुसार अपने शिक्षण का क्या करता है, प्रस्तुतिकरण करता है। तो या तो व्याख्यान विधि का प्रयोग करेगा, या तो श्यामपट्ट लेखन विधि का प्रयोग करेगा, या आगमन विधि का प्रयोग करेगा, या निगमन विधि का प्रयोग करेगा। अलग अलग विधियों का क्या करेगा, वो प्रयोग करेगा। प्रविधि का मतलब क्या होता है, तकनीक। अगर हम शिक्षण विधि तो हो गया आपका मेथड, प्रविधि जो होता है उसको कहते हैं टेक्निक, कहते हैं टेक्निक या टैक्टिस आप कह सकते हैं। टेक्निक की अगर बात करें तो शिक्षण प्रविधि के रूप में, शिक्षण तकनीक के रूप में शिक्षक दो तरीके के तकनीक का प्रयोग करता है। एक तो प्रयोग करता है वैज्ञानिक तकनीक, एक तो वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करता है, और दूसरा करता है आपका मनोवैज्ञानिक। यानी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दो प्रकार के तकनीकों का वो क्या करता है, प्रयोग करता है। ठीक, अपने शिक्षण के प्रस्तुतिकरण में। अंतिम में वो क्या करता है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। जैसे कि किसी भी प्रकार के टीचिंग एड्स का यूज करता है, जैसे कि हमने ये यूज मार्कर का करता है, बोर्ड का करता है, साथ में मैप का सहारा लेता है, या किसी फिगर का सहारा लेता है, किसी वीडियो का सहारा लेता है, किसी ऑडियो क्लिप का सहारा लेता है। तो ये सभी चीजें शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। तो हमने आपको दो अवस्थाओं के बारे में बता दिया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें क्या किया जाता है, पाठ्य योजना और शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और प्लानिंग किया जाता है, कौशल को निर्धारित किया जाता है और उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। किसके अंतर्गत, प्री एक्टिव स्टेज के अंतर्गत। इन एक्टिव स्टेज के अंतर्गत शिक्षण का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही शिक्षण सहायक सामग्री का भी उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे अंतिम वाले अवस्था पर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, आपका जो आपका अंतिम है उसको कहते हैं हम लोग उत्तर अवस्था। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं भाई प्रो एक्टिव स्टेज। प्रोएक्टिव स्टेज में एक ही चीज होता है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, एक तो होता है मापन और दूसरा होता है आपका मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वह शिक्षण के उत्तर अवस्था के अंतर्गत आती है। तो हम लोग तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़े। शिक्षण का तीन अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था और उत्तर क्रियात्मक अवस्था। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है, प्रश्न पूछेगा शिक्षण कौशल का प्रयोग शिक्षण की किन अवस्था के अंतर्गत किया जाता है। तो आप कह देंगे कि भाई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत किया जाता है। या आपसे सीटेट में प्रश्न पूछे, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के द्वारा कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह शिक्षक शिक्षण के किस अवस्था का अनुसरण कर रहा है। तो शिक्षण के किस अवस्था का अनुसरण हो रहा है, यहाँ पे दूसरे अवस्था यानी अंतः क्रियात्मक अवस्था का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है।
अब अंतिम में क्या है, आपसे पूछ दिया जाए एक हिंदी का अध्यापक संज्ञा पढ़ाने के उपरांत छात्रों से संज्ञा से संबंधित प्रश्न को पूछ रहा है, तो यह पूछने की प्रक्रिया शिक्षण की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो आप कहेंगे कि यह शिक्षण की तीसरी अवस्था है, जो कि मापन और मूल्यांकन प्रोएक्टिव स्टेज के अंतर्गत आता है। तो ये संपूर्ण चीजें क्या थी, शिक्षण की अवस्थाएं थी। अब अगले टॉपिक पे, अगले बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे, और वह बिंदु है आपका क्या, शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र की बात करें तो यह किसी शिक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि शिक्षण सूत्र जो होता है वह क्या करता है, पूरे शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाता है। एक अध्यापक के समक्ष सबसे कठिन समस्या जो होता है वो ये होता है कि हम अपनी छात्रों का ध्यान अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें, या शिक्षण, या हम पूरे क्लास में अनुशासन को कैसे बनाए रखें, या हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे समाप्त करें। तो यह संपूर्ण चीजें जो हैं शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आती हैं। शिक्षण सूत्र की अगर बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इस पे क्या किया था, सबसे पहले काम किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए कुछ नियम बताए थे, और उन्हीं नियमों को बाद में क्या किया गया, शिक्षण सूत्र के अंतर्गत क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया। तो शिक्षण सूत्र का अर्थ और परिभाषा सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शिक्षण सूत्र होता क्या है। तो देखिए, शिक्षण सूत्र का अर्थ और परिभाषा, तो पहले हम इसके जनक की बात कर लेते हैं। तो इसमें नाम आ जाता है किसका भाई, हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर इसके क्या थे, एक तरीके से जनक थे। ठीक, किसके, शिक्षण सूत्र के। किस चीज के भाई, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं, आपको आराम रहेगा, शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र के जनक कौन थे आपके, तो हर्बर्ट स्पेंसर थे। ठीक, अब हम बात करें शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या होता है या परिभाषा क्या होता है। तो अर्थ तो ये है, शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो हमारा सहायता प्रदान, देखिए हम पूरा लिख दे रहे हैं, शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक के द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रविधि जो होता है, प्रविधि ही शिक्षण सूत्र कहलाता है। प्रविधि ही क्या कहलाता है आपका, शिक्षण सूत्र कहलाता है। हमने आपको बताया कि भाई है क्या, शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक के द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रविधि ही क्या कहलाता है, शिक्षण सूत्र कहलाता है। अब शिक्षण सूत्र कुल कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं एक एक बिंदुओं पर। तो विभिन्न शिक्षण सूत्रों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कि शिक्षण एक कला है। शिक्षण क्या है भाई, शिक्षण एवं शिक्षक विद्यार्थी के बीच की एक कड़ी है, अव्यवहास। ये तो आपका है शिक्षण की प्रकृति। पहले शिक्षण की प्रकृति को समझते हैं, फिर हम लोग शिक्षण सूत्र के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग क्या, कि शिक्षण क्या है, शिक्षण एक कला है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रविधियों और विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कला है। शिक्षण शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच की कड़ी है। अध्यवसाय या अभाव के प्रभावी शिक्षण को संभव नहीं। शिक्षण शिक्षक का क्या है, स्वमूल्यांकन है। शिक्षण विद्यार्थी व्यवहार में क्या करता है, वांछित मोड़ करता है।
शिक्षण प्रभाविता की कसौटी अधिकतम अधिगम है। तो ये संपूर्ण चीजें जो है वो शिक्षण की विशेषता के अंतर्गत क्या किया गया है, रखा गया है। अब हम लोग शिक्षण के बिंदुओं के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग शिक्षण सूत्र की। तो पहला शिक्षण सूत्र जो है हमारा, यहां पे एक एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। पहला शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर। क्या है, सरल से जटिल की ओर। यानी एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है, तो छात्रों के समक्ष क्या करना चाहिए कि अपने विषय वस्तु के सबसे पहले सरल चीजों को उनके समक्ष क्या करना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए, और सरलता से धीरे धीरे कठिन की तरफ क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर आप राष्ट्रध्वज पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 8 के विद्यार्थी को नागरिक शास्त्र के अंतर्गत, तो आप पहले उससे पूछिए कि भाई तिरंगा में कुल कितने रंग उपयुक्त होते हैं, तो सरल है, वो तुरंत बता देगा 3 होता है। उसके बाद जो चक्र होता है उसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, अब वो भी आराम से बता देगा। अब उससे पूछिए कि जो सबसे पहला रंग केसरिया है वो किसको प्रदर्शित करता है, सफेद किसको इंडिकेट करता है, हरा किसको इंडिकेट करता है, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। अब क्या करिए, और डिफिकल्ट बनाना है तो उनसे ये पूछिए उसका भाई जो अनुपात होता है वो कितना होना चाहिए। और भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो कहिए वो जो 24 तीलियां हैं वो किस चीज को प्रदर्शित करती हैं। तो इससे क्या होगा, हम सरल से डिफिकल्टी लेवल तक क्या करेंगे, स्टेप वाइज बढ़ते जाएंगे। तो पहला शिक्षण कौशल आपका क्या है, सरल से जटिल की ओर। अब दूसरे शिक्षण कौशल की ओर हम बात करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसमें क्या होता है, शिक्षक क्या करता है, सबसे पहले पढ़ाने से पहले क्या करता है, छात्र के प्रीवियस नॉलेज को अर्थात उसके पूर्व ज्ञान को क्या करता है, चेक करता है, और उसके पूर्व ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान के आधार पर उसे नया ज्ञान क्या करता है, प्रदान करता है, या नई चीज को क्या करता है, बताता है। जैसे यहां पर लिखा गया है, इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालकों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी आधार पर क्या किया जाता है, ज्ञान देना चाहिए। जैसे कि उदाहरण दिया है कि भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ण से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं, तत्पश्चात संबंधित एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी की जानी चाहिए। जैसे कि पहले उनको क बताइए और फिर उनको क से कमल बताइए, फिर कमल से फिर क से और जो शब्द बनते हैं जैसे कलश, यानी अलग अलग। पहले एक क्या करिए, पहले साधारण चीज को, सरल चीज को बताइए, फिर थोड़ा सा कठिन, फिर थोड़ा सा कठिन, यानी क से क्या करिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ने के क्रम को क्या करिए, आरंभ करिए। आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब क्या होता है, जैसे कि गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़ आदि का प्रयोग किया जाता है, और भूगोल में नदी, पर्वत, समुद्र, झील, तालाब, कुआं आदि चीज पढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, चार्ट या मैप का प्रयोग किया जाता है। हम क्या करते हैं, जैसे कि तीसरा जो है आपका क्या, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जब हम छात्र को जोड़ घटाव सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पाई के माध्यम से या वस्तु के माध्यम से बताते और सिखाते हैं। तो यह शिक्षण का तीसरा सूत्र है जिसको स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे चौथे सूत्र का, जो है आपका पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर की बात करें तो ये क्या है, देखिएगा उदाहरण देखिए, कंप्यूटर का ज्ञान कराने के पहले कंप्यूटर व फिर उसके भाग जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस का ज्ञान क्या किया जाए, कराया जाए। तो एक एक चीज पहले क्या करिए, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर मतलब पहले आप क्या करिए, पहले पूरे वस्तु के बारे में परिचित कराइए। जैसे कि हम क्या कहते हैं, ये पुरुष है और ये महिला है,
और फिर हम क्या करते हैं, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को बच्चे को क्या करते हैं, लर्न कराते हैं। पहले हम पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, यह पूर्ण है, और उसके एक एक अंश को, ये फिंगर है, ये नेल है, ये हेयर है, ये टिथ है, ये माउथ है, एक एक चीज को हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर। अब हम 5वें शिक्षण सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, और वह है आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर। जैसे कि किसी देश प्रदेश के प्रमुख स्थल और वहां के विशिष्ट समुदायों को अनिश्चित ज्ञान प्रदान करने के लिए हम मानचित्र, चित्र, मॉडल, चार्टों का क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी छात्र को पूरे संसार का मैप दिखाकर हम उसमें क्या करेंगे, बताएंगे कि देखो इस मैप में यहां पर भारत है, इस भारत में कुल 28 राज्य, इतने राज्य हैं, उन राज्य हैं, और इन राज्यों के अंतर्गत आपका जो राज्य है वो ये राज्य है। यानी हम पहले क्या करते हैं, पूरे होल ऑफ मानचित्र को प्रदर्शित करते हैं और क्या करते हैं, फिर एक एक अंश से उससे परिचित कराते हैं। आगे चलते हैं, 6वां है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये आपका 6वां शिक्षण सूत्र है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। यहाँ पे उदाहरण की बात की जाए तो भाषा में चित्र पठन व विषयों में सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को वस्तुओं के बारे में सरलता, जैसे कि जब हम बच्चे को 5 फल, 5 सब्जी, इन चीज़ों का जब हम क्या करते हैं, नाम रटवाते हैं, तो हम नाम रटवाने के साथ साथ बच्चों को क्या करते हैं, वह चित्र भी दिखाते रहते हैं कि ये आम है, ये सेब है, ये अमरूद है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर की अगर बात की जाए तो इसमें जैसे कि हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ाते समय पहले इनके एक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और इन्हीं के आधार पर क्या करना चाहिए, परिभाषा स्पष्ट करना चाहिए। यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने की प्रक्रिया क्या है, आप क्या करिए, पहले छात्रों के समक्ष किस विषय वस्तु का या पाठ का या टॉपिक का क्या करिए, एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करिए, और एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करने के बाद आप धीरे धीरे क्या करिए, एग्जाम्पल से डिफिनेशन की तरफ क्या करिए, बढ़िए। अब आगे चलते हैं और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बात करते हैं कि विश्लेषण से संश्लेषण क्या होता है। ये 8वां शिक्षण सूत्र है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो यहाँ पे उदाहरण की अगर बात करें तो छात्रों को यदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की जानकारी देनी है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं, और उस प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो भी आपके 75 जिले हैं उन जिलों के बारे में क्या किया जाता है, आपके जो भी 75 76 जो भी जिले हैं उन जिलों के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है। इस प्रक्रिया को हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कहते हैं। अब है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। जैसे कि दिया है, भाषा में शिक्षण का तार्किक क्रम वर्ण ध्वनि, वर्ण ध्वनि के पश्चात वाक्य सिखाने का, जबकि मनोवैज्ञानिक क्या करता है, वर्ण ध्वनि के बारे में जानकारी देना। कहने का अभिप्राय है सबसे पहले छात्र को क्या किया जाए, वर्ण माला के बारे में बताया जाए, फिर स्वर व्यंजन के बारे में बताया जाए, फिर क्या किया जाए, उसके उच्चारण स्थान के बारे में बताया जाए। तो इस प्रकार की बताने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर बढ़ना। एक और आपका शिक्षण उद्देश्य बचा होगा, उसे कहते हैं अनुभव से युक्ति संगत की ओर। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे उदाहरण में दिया है, सूर्योदय व सूर्यास्त को वह प्रतिदिन देखता है, गर्मी के बाद बरसात, फिर जाड़ा आता है, सर्दियों में कोहरा, बरसात में जोरदार बारिश प्रतिवर्ष वह देखता है। परंतु यह क्यों होता है, इसके कारण क्या है, जब यह सारी चीज छात्र को क्या किया जाता है, बताया जाता है। जैसे कि जो भी चीज छात्र जिन चीजों को प्रतिदिन देख रहा है उन चीजों में, जैसे दिन देख रहा है तो रात हो रहा है, रात से फिर दिन हो रहा है,
दिन में उसको सूर्य दिखाई दे रहा है, शाम को उसको आसमान में सितारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो वह चीज उसको क्यों दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या होता है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, ऐसा क्यों होता है, जब यह बताया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं अनुभव से युक्त, आपका युक्ति की ओर। अंतिम है आपका 11वां प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति के अनुसरण का मतलब क्या होता है कि बालक की शिक्षा दीक्षा उनके रुचि और क्षमताओं के अनुसार उनको क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए, ठीक। तो हम कुल 11 शिक्षण सूत्रों के बारे में क्या किए, चर्चा किए। इसके उदाहरण ही परीक्षा में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं आपको, उन एग्जाम्पल्स पे ही फोकस करिएगा, क्योंकि परीक्षा में एग्जाम्पल ही देता है और एग्जाम्पल देने के बाद पूछता है कि यह किस प्रकार के शिक्षण सूत्र के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो आज हम लोग शिक्षण की अवस्था और साथ ही हम लोग क्या किए, आपके शिक्षण सूत्र के बारे में हम लोग चर्चा किए। तो आज का वीडियो केवल शिक्षण की अवस्था और शिक्षण सूत्र तक ही रहेगा। आगे हम लोग शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण कौशल और इसके साथ साथ शिक्षण सहायक सामग्री, इन बिंदुओं पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक आप सबको लिए जय हिंद, जय भारत।